तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एम्ब्रोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे अध्ययन कर रहे हैं और राजपूत काल के अंतर्गत शाकंभरी के चहमान या चौहान वंश पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इनकी उत्पत्ति को लेकर के, प्रारंभिक शासकों के बारे में भी मैंने बताया था कि ये सामंत की स्थिति में थे, ढेर सारे शासक होते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरणो राज तक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अरणो राज से आगे बढ़ेंगे और अरणो राज के बाद जो शासक बनता है उसका नाम विग्रह राज चतुर्थ या बिसलदेव है। अगर मैं आपसे कहूं या प्रश्न पूछूं कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आपका जवाब निकलेगा पृथ्वीराज चौहान। जबकि जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि विग्रह राज चतुर्थ या बिसलदेव था। और न केवल शक्तिशाली शासक था बल्कि वो एक विद्वान शासक था। उसकी शक्ति और विद्वता की तुलना अगर पृथ्वीराज चौहान से हम लोग करें तो पृथ्वीराज चौहान उसके आगे कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं टिकते। विग्रहराज एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ एक विद्वान शासक भी था। उसने हरिकेन नामक नाटक की रचना की थी। तो हम लोग शुरू करते हैं विग्रहराज चतुर्थ से, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ, इसी को बिसलदेव भी कह दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बिसलदेव रासु की रचना जो की गई है इसी के संदर्भ में की गई है, इसी के काल में की गई है, बिसलदेव ही बोलते हैं। अगर इसके शासन की हम लोग बात करें तो यह 1153 से 10 साल तक शासन करता है, 1163 तक शासन करता है, 1163 तक शासन करता है। मैंने बताया कि यह चौहान वंश का या चहमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली शासक है। और कहा जाता है कि अपने समकालीन, अपने समय में यह उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं को पराजित किया था। उत्तर भारत में जितने भी शासक थे, जितने राजा थे, तो लगभग उत्तर भारत के सभी राजाओं को पराजित किया था। उत्तर भारत के सभी राजाओं को पराजित किया था, राजाओं को पराजित किया था, पराजित किया था। अच्छा, इसके अलावा यह परमारों को पराजित करता है, चालुक्यों को भी पराजित करता है। लेकिन माना जाता है कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विजय रही वह विजय तोमरों के विरुद्ध रही। तोमर जो अभी तक स्वतंत्र थे, हालांकि पहले तोमर जो थे, दिल्ली में शासन करने वाले जो तोमर थे, वो पहले प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो गए। कुछ समय के लिए स्वतंत्र स्थिति में ही चल रहे थे। तो मानते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का सबसे जो महत्वपूर्ण विजय रहा वो तोमरों के खिलाफ रहा, दिल्ली के तोमरों के विरुद्ध, दिल्ली के तोमरों के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विजय होती है इसकी, सबसे महत्वपूर्ण विजय होती है, सबसे महत्वपूर्ण विजय होती है। ये जो तोमर थे, मैंने बताया पहले ये प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। बाद में ये स्वतंत्र हो गए, बाद में स्वतंत्र हो गए। अब जब तोमरों को पराजित करता है तो तोमर क्या करते हैं, विग्रह राज की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, विग्रह राज की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उस शासक का भी नाम पूछ देता है। तो विग्रह राज ने जिस तोमर राजवंश को, जिस तोमर राजा को पराजित किया था उसका नाम था तंवर। ध्यान रखिएगा, तंवर नाम था उसका। कहते हैं कि तंवर नामक राजा को विग्रह राज ने पराजित किया। इसके बाद जो तोमर थे वो विग्रह राज की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, यानी विग्रह राज के सामंत बन जाते हैं। अब चहमानों के, चौहानों के ये सामंत हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है विग्रहराज की, क्योंकि अब जो दिल्ली का तोमर राजवंश था किसके अधीन आ गया, चौहानों के अधीन आ गया। इसके अलावा कहते हैं कि इसने परमार और चालुक्यों को भी पराजित किया, परमार और चालुक्यों को भी पराजित किया। चालुक्य वही गुजरात वाले जो चालुक्य, उनकी बातें हो रही है, चालुक्यों को भी पराजित किया। यहां चालुक्य मतलब वही समझिए, गुजरात वाले, पराजित किया। ध्यान रखिए, पराजित किया। कहते हैं कि इसका जो पिता था अरणोराज, अरणोराज को चालुक्य शासक कुमारपाल ने पराजित किया था, कुमारपाल ने पराजित किया, पराजित किया। अब यह अपने पिता के बदला लेने के लिए यह कुमारपाल के ऊपर आक्रमण करता है। तो कुमारपाल को इसको विग्रहराज ने पराजित कर दिया, विग्रहराज ने पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, विग्रहराज ने पराजित कर दिया। अरणोराज इसके पिता को पराजित किया। चालुक्य गुजरात के जो थे
उसका शासक कुमारपाल ने, और कुमारपाल को विग्रहराज ने पराजित की थी। इसके अलावा एक इसकी और महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है लाहौर के शासक खुसरो शाह के विरुद्ध। लाहौर के शासक खुसरो शाह या खुसरो शाह के विरुद्ध। कहते हैं कि इसने तुर्क शासित प्रदेश, जो लाहौर का शासक था खुसरो शाह, इसका जो एक शासित प्रदेश था जिसका नाम था हांसी, हांसी पर अधिकार कर लेता है, हांसी को जीत लेता है या हांसी पर अधिकार कर लेता है, ऐसे कह लीजिएगा, हांसी पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। हालांकि हांसी बाद में इसके हाथ से निकल जाता है, हांसी के दूर फिर से हांसी इनके अधीन आ जाता है। तो हांसी पे पहली बार अधिकार कौन करता है? विग्रहराज चतुर्थ करता है। तुर्क शासित प्रदेश था, तुर्कों के यहाँ पे शासन था, तो उनका प्रतिरोध करता है। कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कि यह हिमालय से लेकर के विंध्य तक, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, विंध्य तक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी राजा थे सभी राजाओं से कर वसूला, सभी राजाओं से कर वसूला, कर वसूला, जिससे यह प्रमाणित होता है कि लगभग लगभग उत्तर भारत पे अधिकार कर लिया था और जितने भी राजा थे सब इसकी अधीनता को स्वीकार करने लगे थे और स्वीकार करते हुए टैक्स देना शुरू कर दिए थे। तो ये तो होगी इसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हम लोगों ने बातें कर लिया, लेकिन राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी विद्वता है। यह एक विद्वान शासक माना जाता है, इसके दरबार में बहुत विद्वान रहते थे। तो कहते हैं कि यह एक विद्वान शासक था, ध्यान रखिएगा, यह एक विद्वान शासक था, विद्वान शासक था। इसे जो है दो नामों से जाना जाता था। जो आम प्रजा थी, जो जनता थी, प्रजा, प्रजा इसे कटिबंधु कहती थी, कटिबंधु कहती थी। वो दूसरी तरफ जयानक थे, जयानक भट्ट, जयानक भट्ट इसे कवि बांधव कहते थे, कवि बांधव, कवि बांधव कहते थे। और सोमदेव इसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहते थे, विद्वानों में सर्वप्रथम कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा, यहाँ यही प्रश्न पूछेगा, ज्यादातर यही प्रश्न आएगा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। जो आम प्रजा थी कटिबंधु, जयानक भट्ट इसे कवि बांधव, और जो सोमदेव है इसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहते हैं। कहते हैं कि इसने हरिकेल नामक नाटक की रचना की। अभी मैं इसकी विषय वस्तु की बात करूंगा। हरिकेल नामक नाटक की रचना की इसने। अब यहां से दो चीजें ध्यान रखें। एक तो पूछेगा किसकी विषय वस्तु क्या है इस नाटक की, और दूसरा ये जो नाटक की रचना की गई किस आधार पर किया गया। ध्यान रखिएगा, किसके अनुकरण पर किया गया, किसका अनुकरण किया गया इस नाटक में। तो मैं आपको बता दूं, भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम का अनुकरण करते हुए हरिकेल नाटक की रचना की गई। तो अनुकरण किसका किया गया? भारवी के किरातार्जुनीयम, किरा भारवी के किरा तार्जुनीयम, तार्जुनीयम, भारवी के किरातार्जुनीयम का अनुकरण करते हुए इसने हरिकेल नामक नाटक की रचना की। अब विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु जो भारवी की किरातार्जुनीयम की विषय वस्तु है, वही विषय वस्तु हरिकेल नामक नाटक की विषय, मैंने बताया उसी का अनुकरण किया गया है। जो विषय वस्तु भारवी ने चुना है किरातार्जुनीयम में, वही विषय वस्तु विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेल नाटक के लिए चुन ली। दोनों अपने अपने तरीके से उसे घटना का वर्णन करते हैं। क्या है भारवी की किरातार्जुनीयम में? किरातार्जुनीयम में दो लोगों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है, युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन से दो लोग हैं? एक है किरात और दूसरे हैं अर्जुन। ये किरात कौन है? किरात है शिव जी। तो किरात क्या है? किरात शिव जी का एक रूप है, किरात रूप। किरात का मतलब क्या होता है? किरात का मतलब होता है कि जंगली रूप, असभ्य रूप, जनजातीय रूप। शिव जी जंगल में जाते हैं और वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं जंगलियों का, असभ्य जो जनजाति होते हैं उस तरीके का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे युद्ध है अर्जुन? कैसे युद्ध होता है? अर्जुन एक हिरण पे निशाना लगा रहे थे,
इधर से शिवजी भी आते हैं जंगली असभ्य रूप में, शिकारी के रूप में, और वो भी हिरण पे निशान लगाते हैं और हिरण पे दोनों लोग तीर चलाते हैं, हिरण मर जाता है। दोनों लोगों के बीच इसलिए युद्ध हो जाता है कि हिरण किसके तीर से मरा है। तो जो किरात रूप में शिवजी थे वो बोलते थे हमारे तीर से मरा हिरण, अर्जुन बोलते थे कि हमारे तीर से हिरण मरा है, हिरण मरा है। इसी को लेकर के दोनों लोगों के बीच युद्ध होता है, किरात और अर्जुन के बीच। यही विषय वस्तु है भारवी की किरात अर्जुनियम की, और यही विषय वस्तु सेम हरिकेन नामक नाटक की, इसमें अर्जुन और शिव जी के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। इसलिए बोला गया कि इसने भारवी के किरात अर्जुनियम का अनुकरण करते हुए हरिकेन नामक नाटक की रचना की। क्लियर है यहाँ पे? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा इसके दरबार में सोमदेव रहते थे, निवास करते थे। इन्होंने लिखा था ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज लिखा है इन्होंने। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया। तो इसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन है किसके किसके बीच? इंद्रपुरी की राजकुमारी, इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी, और दूसरा अपना विग्रह राज, विग्रह राज। ध्यान रखिए। अब याद कैसे रखेंगे? ललित विग्रह राज की रचना की गई। प्रेम प्रसंग का वर्णन है इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी और विग्रह राज के बीच। इसके अलावा नरपति नाल ने रचना की बिसल देव रासियों की। मैंने बताया इसे बिसल देव भी कहा जाता है। नरपति नाल की रचना है बिसल देव रास, बिसल देव रास। इसमें भी प्रेम प्रसंग का वर्णन है। किसका? बिसल देव का। और परमार राजा, परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ। ध्यान रखिएगा जब भी विग्रह राज की बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ। तो ये 3-4 ग्रंथ याद रखिएगा। प्रश्न यहां से हमेशा पूछे जाते हैं। विषय वस्तु भी पूछने लगा है कि नाटक की विषय वस्तु क्या है, तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक, नरपति नाल की रचना है बिसल देव रासो, फिर सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज। दोनों में प्रेम प्रसंग का वर्णन है। हरिकेन नाटक का क्या विषय वस्तु है मैंने बता दिया। आइए, एक निर्माता भी था, इसने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, और यहीं पे कहते हैं कि अजमेर में ही इसने सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बोलते हैं यही पाठशाला बाद में मस्जिद बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ी कहा जाता है, झोपड़ी कहा जाता है। अब 2.5 दिन का झोपड़ी कहने के पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ी क्यों कहा जाता है। जैसे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ी कहने के पीछे क्या तर्क है? कहने के पीछे तर्क, तो एक तर्क दिया जाता है कि इसी पाठशाला के पास आसपास एक फकीर रहते थे जिनका नाम था पंजाब शाह फकीर, पंजाब शाह फकीर। फकीर का दरबार था, दरगाह, सॉरी दरबार नहीं, दरगाह था। कहते हैं कि इस दरगाह पे इस फकीर का उर्स चलता था, 2.5 दिन तक उर्स चलता था, इनका उर्स चलता था 2.5 दिन तक। तो जो भी लोग इनके उर्स में आते थे, जो जायरीन लोग यानी जो दर्शन करने के लिए इनके दरगाह पे आते थे, वो इसी मस्जिद में रुकते थे, मस्जिद में रुकते थे। क्योंकि 2.5 दिन तक उर्स चलता था और वो मस्जिद थी, मस्जिद में वही रुकते थे, उर्स में भाग लेते थे, इस वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ी कहा गया। पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क है, कहते हैं कि इसी के पास ये तर्क है पर्सी ब्राउन का। दूसरा तर्क है पर्सी ब्राउन, ये बोलते हैं कि यहां 2.5 दिन का मेला लगता था।
तो मेले में जो लोग आते थे 2.5 दिन तक इसी मस्जिद में रुकते थे, इस वजह से 2.5 दिन को झोपड़ी कहा गया। बोलते हैं 2.5 दिन का मेला लगता था। तो पर्सी ब्राउन का जो संकेत है एक्चुअल में इस मेले का, ये इसी पंजाब शाह फकीर के उर्स की ओर संकेत जाता है। उर्स में मेला ही लगता है, लोग भी आते हैं, वहां प्रोग्राम होता है। तो पर्सी ब्राउन इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि यहाँ पे मेला लगता था, नहीं उर्स होता था 2.5 दिन का, यही मस्जिद में रुकते थे, इस वजह से 2.5 दिन को झोपड़ी कहा गया। लेकिन तीसरी बात कहा गया जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल बोलते हैं कि इस मस्जिद का जो निर्माण किया गया एक्चुअल में वो 2.5 दिन में हुआ। इसका जो निर्माण हुआ 2.5 दिन में, इस वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता। अब सवाल यह कि जो संस्कृत पाठशाला था ये हूबहू वैसे नहीं, हालांकि बहुत सारी चीजें आज भी हैं उसकी, लेकिन बाद में के जो शासक आए दिल्ली सल्तनत के, वो निर्माण कराते चले गए और 2.5 दिन की झोपड़ी के रूप में अस्तित्व हमारे सामने आता है। तो जॉन मार्शल का कहना है कि 2.5 दिन में इसका निर्माण ही हुआ था, इस वजह से 2.5 दिन कहा गया। और पर्सी ब्राउन संकेत करते हैं कि वह 2.5 दिन का मेला लगता था इस वजह से। और एक चीज और ध्यान रखिए कि पृथ्वीराज तृतीय के समय वो जो संस्कृत पाठशाला था उसका अध्यक्ष पद्मनाथ था। संस्कृत पाठशाला का अध्यक्ष किसके समय? पृथ्वीराज तृतीय के समय। कौन था? पद्मनाभ, उनका नाम था पद्मनाभ। तो विग्रह राज चतुर्थ के बारे में आप इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विग्रह राज चतुर्थ के बाद शासक बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, ये 1164 से 1169 तक शासन करता है। क्लियर है? थोड़ा सा चीजें यहां पे ध्यान लीजिए। देखिए विग्रह राज के बाद, विग्रह राज के बाद उसका पुत्र था अपार गंगे। इसके पुत्र का नाम था अपार गंगे। ये कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शासन करता है, ज्यादा समय नहीं, लगभग 1 या 2 साल के लिए, कुछ समय के लिए शासन करता है ये। लेकिन इसकी हत्या पृथ्वीराज द्वितीय कर देता है। ये पृथ्वीराज द्वितीय है कौन? पृथ्वीराज द्वितीय इसकी हत्या करके शासन सत्ता को संभाल लेता है। और ये पृथ्वीराज द्वितीय विग्रह राज के बड़े भाई जागदेव का पुत्र था। जागदेव का पुत्र था। जागदेव याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्णव राज की हत्या जागदेव ने किया था, लेकिन जागदेव राजा नहीं बन पाया था, राजा बन गया था विग्रह राज चतुर्थ। अब जागदेव का पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय। इसने अपार गंगे जो विग्रह राज चतुर्थ का पुत्र था उसकी हत्या करके शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। इसके बारे में कहते हैं कि बीच में विग्रह राज चतुर्थ के बाद हांसी के दुर्ग से उसका अधिकार अंतिम समय में छूट गया था। तो ये पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। बस ये ध्यान रखिएगा। इसकी एक प्रमुखता यही कि हांसी का दुर्ग इसके अधिकार में आ गया था। इसके बाद अगला शासक बनता है सोमेश्वर। यह शासन करता है 1169 से 1177 तक। देखिए पृथ्वीराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र नहीं है। पृथ्वीराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। यह कौन था? सोमेश्वर। यह पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा था, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा था। चाचा मतलब किसका पुत्र था? अर्णव राज का पुत्र था। पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा लगेगा सोमेश्वर और अर्णव राज का पुत्र लगेगा। तो पृथ्वीराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो उसके चाचा यानी अर्णव राज के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय ने पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासन सत्ता को संभाल लिया। कहते हैं कि सोमेश्वर का जो बचपन था यह चालुक्य या चौलुक्य शासक कुमारपाल के साथ बीता था। कुमारपाल के साथ बीता था, ध्यान रखिएगा। चालुक्यों में और चौहानों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे।
तो बचपन जो है सोमेश्वर का वो चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ बिताया, यानी दोनों साथ में खेले कूदे आगे बढ़े। और यहीं पे सोमेश्वर का विवाह कर दिया गया था। सोमेश्वर का विवाह कर दिया गया त्रिपुरी की राजकुमारी कर्पूर देवी के साथ। कर्पूर देवी के साथ ध्यान रखिए। सोमेश्वर द्वितीय का बचपन कहां बीता? चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ। दोनों बचपन के दोस्त थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे। आगे बड़ा होता है धीरे धीरे सोमेश्वर, वहीं पर उसका विवाह कर दिया जाता है त्रिपुरा की राजकुमारी कर्पूर देवी के साथ। जब विवाह होता है तो वहीं पे 2 पुत्र होते हैं इसके। कर्पूर देवी से 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम था पृथ्वीराज और दूसरा का नाम था हरिराज। हरिराज ध्यान रखिएगा। ये जो पृथ्वीराज है यही है पृथ्वीराज तृतीय, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान। तो किसके पुत्र थे ये? सोमेश्वर के पुत्र थे। माता का नाम कर्पूर देवी, इनके भाई का नाम क्या था? हरिराज था। ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है, बाद में संबंध खराब हो जाता है चालुक्यों से। कुमारपाल के बाद शासक बनता है अजयपाल। कुमारपाल के बाद चालुक्य शासक कौन बनता है? अजयपाल बनता है। अजयपाल के समय चहमानों और चालुक्यों में संबंध हो गए खराब। चालुक्यों में संबंध खराब हो गया, संबंध खराब हो गया। कहते हैं कि चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। सोमेश्वर की हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या को लेकर के जो विवरण है बहुत स्पष्ट नहीं है, यानी कि ये प्रमाणिक नहीं है, एक्चुअल में प्रमाणिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से बस इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखिए कि संबंध अच्छे थे। सोमेश्वर का बचपन बीतता है चालुक्यों के बाद। कुमारपाल के बाद जब अजयपाल शासक बनता है तो चहमानों चालुक्यों में संबंध खराब हो जाता है। उसी संबंध खराब में माना जाता है कि चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। लेकिन इस विवरण की प्रामाणिकता नहीं मिल पाती। कुछ इतिहासकार इस बात का अंदाजा लगाते हैं, इस वजह से मैंने बता दिया प्रमाणिक नहीं है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब अगला जो शासक बनता है वो बनता है पृथ्वीराज तृतीय शासक, जिसे हम लोग सामान्यतः पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब सोमेश्वर की मृत्यु होती है तो यह अवयस्क था, यानी पिता की मृत्यु के समय अवयस्क था। पिता की मृत्यु के समय अवयस्क था। इसकी माता ने क्या किया था कि एक मंत्री था, माता कर्पूर देवी। कर्पूर देवी ने कदम्बास नामक मंत्री की सहायता से स्तनिक्षिका के तौर पे कार्य करना इन्होंने शुरू किया। मंत्री कौन था? कदम्बास। बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री माना जाता है, स्तनिक्षिका बने। और इसकी माता ने सैनिक कार्य के लिए इसके चाचा का नाम था भुवन मल्ल। सैनिक कार्य की जिम्मेदारी दी भुवन मल्ल को। भुवन मल्ल को कहते हैं कि भुवन मल्ल ने पृथ्वीराज चौहान की हर तरीके से मदद की और पृथ्वीराज चौहान को सुरक्षित रखा। तो बोला जाता है एक जो है कि उपमा दी जाती है कि जिस प्रकार गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को मेघनाद के नागपाश से बचाया था, उसी प्रकार भुवन मल्ल ने पृथ्वीराज चौहान की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान को सुरक्षित रखा। तो आप समझ सकते हैं भुवन मल्ल की इंपॉर्टेंस। कहा जाता है कि भुवन मल्ल पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे। उनको सैनिक कार्य की, सैनिक में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई और एक मंत्री थे कदम्बास, उनकी सहायता से समीक्षिका बन जाती है। दोनों लोगों की सहायता से शासन संचालन होता है। आगे बढ़ता है मामला। पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है कि यह दल पंगुल की उपाधि धारण करता था। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। दल पंगुल विश्व विजेता।
विश्व विजेता। लेकिन एक रचना है रंभा मंजरी। तो एक तो होता है कि दल पंगुल को उपाधि धारण किया किसने? पृथ्वीराज ने। लेकिन एक रचना है रंभा मंजरी। रंभा मंजरी किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की। नयन चंद्र सूरी की रचना है। रंभा मंजरी के अनुसार एक्चुअल में दल पंगुल की जो उपाधि है वो पृथ्वीराज चौहान की नहीं थी बल्कि जयचंद्र की थी। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न यहां से अगर पूछ दिया कि रंभा मंजरी के अनुसार दल पंगुल की उपाधि कौन धारण करता था? जयचंद्र। समान तौर पर अगर ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि दल पंगुल की उपाधि कौन धारण करता था, तो आप पृथ्वीराज को मार देंगे, तो क्या आयोग यही मान लेता है। इसके अलावा इसकी एक उपाधि और थी पृथ्वीराज चौहान की, राय पिथौरा। राय पिथौरा जिसका मतलब होता है युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाने वाला, या शत्रु से पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं। राय पिथौरा का मतलब ये होता है। तो बोलते हैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, यह कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बनता है तो जैसे उसकी मां संरचिका बनी, तो उसका पहला जो संघर्ष होता है उसके चाचा नागार्जुन से होता है। इसका चाचा नागार्जुन से होता है। नागार्जुन से पहला संघर्ष होता है। हालांकि नागार्जुन को पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद यह नागार्जुन कौन था? विग्रह राज का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, विग्रह राज का पुत्र और अपार गंगे का भाई। अपार गंगे का कनिष्ठ भाई था। कनिष्ठ भाई था। तो नागार्जुन को पृथ्वीराज चौहान, नागार्जुन उसके सहयोगियों को पराजित करके मार देता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो संघर्ष होता है पृथ्वीराज चौहान का, वो 1182 में होता है। 1182 में होता है परमर्ती देव, जिसे परमल भी कहा जाता है। परमल से जजाक भुक्ति के जो चंदेल थे, चंदेल शासक परमल से 1182 में महत्वपूर्ण संघर्ष होता है। इसी में कहते हैं, और यह संघर्ष हुआ था एक्चुअल में महोबा पे अधिकार को लेकर। महोबा पर अधिकार को लेकर, और ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को बोलते हैं तुमुल युद्ध। तुमुल युद्ध कब हुआ था? 8 मई 1182 को। 8 मई 1182 को हुआ था तुमुल युद्ध। इसी तुमुल युद्ध में दो महान योद्धा थे, यदुवंशी योद्धा इसे बोलते हैं। यदुवंशी योद्धा जिनका नाम था आल्हा और उदल। आल्हा और उदल ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आल्हा उदल की कहानियां आप लोग सुनते होंगे, बुंदेलखंड वाले एरिया में आल्हा उदल की ढेरों कहानियां चलती हैं। कहा जाता है कि ये आल्हा उदल ने लगभग 52 युद्ध लड़े। 52 युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी युद्ध में इन्होंने हार नहीं मानी। इस युद्ध में भी ये हार नहीं माने, अंततः लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन मैदान छोड़ करके ये कभी भागते नहीं। आल्हा उदल का एक भाई था, इनका जो है कि चचा बच्छराज का लड़का था, जिसका नाम था मलखान। यह भी बहुत बहादुर था। कहते हैं कि इसने भी आल्हा उदल के साथ ही तलवारबाजी, भालेबाजी की शिक्षा ग्रहण की थी। ये चंदेलों के दरबार में रहते थे आल्हा उदल, लेकिन किसी बात को लेकर के परमर्ती शासक से कुछ बातचीत होती है, कुछ बहस होती है। उसी के दौरान ये आल्हा उदल नाराज होकर के चले जाते हैं, कन्नौज चले जाते हैं जयचंद्र के पास। और इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पे आक्रमण कर दिया। ये वीर योद्धा थे, सारे सैनिकों में उत्साह रहता था। सिर्फ ये 2 वीर योद्धाओं के होने की वजह से ये नहीं थे, सैनिकों का उत्साह भी जुटा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की लगभग 50,000 सेनाएं महोबा में आकर के गांवों को लूटपाट करना शुरू कर देती। इस दौरान परमर्दी देव आल्हा उदल के पास संदेश भिजवाता है कि वो वापस लौट आए, अब उनकी जरूरत है। लेकिन जब तक संदेश जाता कन्नौज और आल्हा उदल वापस आते कि नहीं आते, फिर भी संदेश वापस आने में 1 दिन का समय लग जाता। इस बीच पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के सामने कौन लड़ेगा, कौन उन्हें विचलित करेगा? तो आल्हा उदल के भाई मलखान से संपर्क किया गया। मलखान इसके लिए तैयार हुआ, और मलखान ने 5000 अपने सैनिक लिए, और ये 5000 सैनिक लेके भिड़ गए किसके साथ? 50,000 सैनिकों के साथ, जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी। क्योंकि मलखान को भी पता था कि 5000 हमारे सैनिक 50,000 सैनिकों से सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, तो इसलिए मलखान ने छापेमार पद्धति को चुना कि हम छापेमार तरीके से युद्ध को लड़ेंगे, यानी कि
कई भागों में, टुकड़ियों में अपने सेनाओं को बांट देंगे और अलग अलग तरीके से यहाँ छापे मारेंगे, कभी इधर से मारेंगे, ताकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं हैं उनको समझ में नहीं आए कि एक्चुअल में इनकी सेना किधर है। जब हम इधर लड़ेंगे, कोई हलचल होगा तो दूसरी तरफ से लड़ जाएंगे, उधर कोई हलचल होगा तो तीसरी तरफ से लड़ जाएंगे। इस तरीके से छापे मार पद्धति, यानी पूरी तरीके से पता ही नहीं चले कि हमारी सेना एक जगह हो, हम टुकड़ियों में करके टुकड़े टुकड़े बांट करके लड़ेंगे। और मलखान यह जिम्मेदारी लेता है कि जब तक हमारे भाई आला उदल नहीं आए थे तब तक पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को छकाने का काम हमारा होगा। चलता रहा, युद्ध शुरू हो गया। कई सारे गांवों में पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। आला उदल के पास ये सूचना जाता है और आला उदल इस सूचना को पाकर के अपने राज्य की रक्षा के लिए, क्षेत्र की रक्षा के लिए वापस आते हैं। परमति देव के पास जाते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के वो युद्ध के मैदान में जाते हैं। तब तक मलखान को ये पता हो गया था कि भाई उनके वापस आ रहे हैं। जब यह पता होता है कि भाई वापस आ रहे हैं तो मलखान का जो उत्साह है वो चरम पे पहुंच गया। अब मलखान ने फैसला लिया कि अब हम छापेमार पद्धति से नहीं बल्कि हम सीधे अटैक करेंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, उनकी सेनाओं के ऊपर। लेकिन मैंने बताया कि 5000 की सेनाएं 50,000 की सेनाओं के सामने टिकना बड़ी मुश्किल है। लेकिन अति उत्साह में मलखान ज्यादा उत्साहित होकर के मलखान जाता है। वही तुमुल का युद्ध होता है, मैंने बताया 8 मई 1982 को तुमुल का युद्ध होता है। इसमें मलखान सीधे सीधे भिड़ जाता है पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं से और पृथ्वीराज चौहान के कई सारे सेनाएं लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान की सेना के सेनापति के पास पहुंच गया था, लेकिन पीछे से किसी सैनिक ने उसके भाला रोक दिया। बुरी तरीके से मलखान घायल हो गया। तब तक आला उदल भी आ चुके थे। कई सारे सैनिक भागना शुरू कर दिए पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के सामने, लेकिन आला उदल और उनके साथी जो रहे, जो सेना रहे, वो अंत तक उन्होंने लड़ना स्वीकार किया, मैदान से भागना स्वीकार नहीं किया। और अंततः मलखान के साथ साथ आला उदल भी वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। आज इसी वीरता की गाथाएं आपको बुंदेलखंड, कानपुर देहात और कानपुर वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। कई बार वीर रस की कविता को आल्हा भी कह दिया जाता है कि आल्हा सुनाइए, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वीर रस की कविता आला उदल की कहानी। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, आला उदल के बिरहा भी चलता है आला उदल का। हमारे तरफ पूर्वांचल में आला उदल को लेकर के बिरहा गाया जाता है। बुंदेलखंड में आला उदल एक अलग जो है कि एक देखा जाए तो एक प्रकार की विधा ही है आला उदल गाने की। खूब चलता है आला उदल, वीर रस की होता है। और आला उदल के बारे में भारतीय इतिहास में जितना लिखा जाना चाहिए था एक्चुअली में उतना ज्यादा लिखा नहीं गया। आला उदल पे अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। कहते हैं कि आला उदल यदुवंशी थे, यादवों के ये नायक हैं आला उदल। और आला उदल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एक किताब है यदुवंशी, आप उसको पढ़िएगा। किताब का नाम ही है यदुवंशी। इसके लेखक है नजीर मलिक। आप इन्हें पढ़िएगा अगर आला उदल के बारे में जानना हो तो। अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, ढेर सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको। इतिहास की बहुत ही डीप जानकारी आपको यहाँ पे गहराई के साथ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो तुमुल का युद्ध ध्यान रखिएगा, वीरगति प्राप्त हुई। बाकी आला उदल को लेकर के बहुत सारी बातें वहाँ हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। यदुवंशी हैं कि क्षत्रिय हैं, अलग अलग दावा करते हैं, लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार हो गया है कि ये यदुवंशी नायक हैं। ठीक, अब बात है आगे बढ़ी। ये तो हो गया आला उदल। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारियों के अपहरण के लिए लड़ा। राजकुमारियों के अपहरण के लिए, ये कोई क्षेत्र या राज्य की रक्षा के लिए ज्यादातर युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं लड़ा गया। मैक्सिमम युद्ध लड़ा गया राजकुमारियों के अपहरण हेतु। और ये भी कहते हैं कि राजकुमारियों के अपहरण के लिए गुजरात में जब युद्ध करता है तो इसी में इसकी पिता की भी हत्या कर दी जाती है। मैंने गुजरात के चौलुक की मैंने बताया कि गुजरात के चौलुक सोमेश्वर की हत्या कर दी जाती है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 पत्नियां थी, कहीं कहीं आता है 16 पत्नियां थी। ज्यादातर जो पत्नियां थी ये अपहरण की हुई राजकुमारियां थी, अपहरण की हुई राजकुमारी थी। और इसी में आपको पता है कि संयोगिता कांड को भी लोग जोड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो संयोगिता प्रकरण है ये आज पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो चुका है। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। इतिहास सीरीज में मैंने संयुक्ता प्रकरण को लेकर के वीडियो बनाया, वहां से देख लेंगे साक्ष्यों के साथ। संयुक्ता प्रकरण वास्तव में संयुक्ता नाम की कोई थी ही नहीं लड़की, न ऐसे कोई प्रकरण मिलता है, बस ये बाद में से कर दिया गया, दिखा दिया गया, तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए इसके अलावा क्या, क्योंकि चालुक्य शासक, इसके पिता की हत्या की गई थी। यह चालुक्य शासक या चौलुक के शासक भीमदूती की हत्या कर देता है, बदला लेता है, पिता की हत्या कर देता है। मैंने बताया था चूंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संघर्षों पे भी मैंने डिस्कशन किया है इतिहास सीरीज में, तो इसका जयचंद से भी
जयचंद्र से भी संघर्ष था, और संघर्ष के कारण यह था कि जयचंद्र एक साफ सुथरी छवि का राजा था, कन्नौज का राजा था। इसके ऊपर किसी राजकुमारी के अपहरण या बलात्कार जैसी चीजों की कोई भी दाग नहीं था जयचंद्र के ऊपर, जबकि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपहरण जैसी चीजें, राजकुमारियों का अपहरण जैसी चीजों के लिए वो फेमस था कि राजकुमारियां, जहां की राजकुमारी खूबसूरत लगी वहां आक्रमण करके उस राजकुमारी का अपहरण करके उसे पत्नी बना लेना पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इस वजह से कई सारे जो उस काल के उसके आसपास के जितने भी राजपूत थे वो पृथ्वीराज चौहान से इस मामले को लेकर के बहुत नाराज रहते थे, और जयचंद भी इसी वजह से नाराज रहता था। तो इससे जयचंद और इसका भी संघर्ष देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि संयोगिता जो प्रकरण है जयचंद को लेकर के अब वो खंडित हो चुका है, तो नहीं माना जाता कि संयुक्ता कांड था, लेकिन संघर्ष चल रहा था। इसके शासनकाल की, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है वो होती है मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है इसके काल की, कि गोरी का आक्रमण होता है। जयचंद को गद्दार घोषित किया गया, इस पे मैंने वीडियो बना दिया है कि जयचंद क्यों शामिल नहीं होता है गोरी के आक्रमण के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान के साथ, या बाकी कई सारे राजा शामिल नहीं होते। सारी चीजें आप इतिहास सीरीज में जाएंगे, तो जो कि यहाँ मैं लूंगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो चीजें मैंने डिस्कशन किया है। गोरी का आक्रमण होता है। गोरी के आक्रमण को लेकर के इतिहासकारों मतभेद है, कितने आक्रमण होते हैं। 2 आक्रमण से लेकर के अधिकतम 23 आक्रमण तक की बातें की गई है कि इतने आक्रमण हुए गोरी ने किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इसको समझिए और लिखिए। गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध को लेकर के कई सारी बातें कही गई कि कितने युद्ध हुए पृथ्वीराज एवं गोरी के मध्य। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। कई सारे इतिहासकारों ने लिखा कि इनके बीच कई सारे युद्ध होते हैं। अधिकतम जो युद्ध बताया गया कि अधिकतम 23 बार होता है, अधिकतम 23 बार बताया गया, और न्यूनतम 7 बार। हालांकि हुआ था युद्ध टोटल 2 बार, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। ये जो है कि जो फारसी लेखक है, फारसी लेखक। प्रश्न उठाया जाता है कि अगर 23 बार युद्ध हुआ तो युद्ध की तिथि और स्थान को भी लिखना चाहिए था कि कहां कहां पे युद्ध होता है। तो कई सारे इतिहास मैंने बताया कि राजपूताना इतिहास में चारण इतिहास बहुत ज्यादा लिखा गया है। शुरू में मैंने बताया कि राजपूत काल में चारणों की नियुक्ति की जाती थी इतिहास लिखने की, तो माना गया कि चारण इतिहास से बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके चीजों को लिखा गया, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कहां कहां कितना दिया। जैसे पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच 21 बार युद्ध होता है। वहीं हमीर महाकाव्य में कहा गया है 7 बार, हमीर महाकाव्य में 7 बार। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार बातें की गई। प्रबंध कोश में 20 बार की बातें की गई। सुरजन चरित में कहा गया कि 21 बार युद्ध हुआ। प्रबंध चिंतामणि में 23 बार युद्ध करने की बातें की गई, जबकि फारसी लेखकों ने 2 बार की बातें कही। अब सवाल उठता है कि इसमें आज इतिहास में कौन से तत्व को प्रमाणिक माना जाता है। मैंने बताया कि कहा जाता है जब युद्धों की बात की जाती है गोरी को लेकर के, तो आज प्रमाणिक यही माना जाता है कि 2 बार ही एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 2 बार युद्ध होता है। दोनों बार युद्ध तराइन के मैदान में होता है, उससे पहले युद्ध नहीं होता। यहां जो बातें की गई कि इतनी ज्यादा बार युद्ध हुआ, तो ये कहते हैं कि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़प हुआ, जिसे युद्ध के रूप में देखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़प। लेकिन यह कहा जाता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में भी झड़प जैसी घटनाएं नहीं होती, ताकि पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सीमाएं लगी हुई नहीं थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़प हो। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध होता है तो फिर तिथि बतानी चाहिए थी किस तिथि को हुआ, और वह स्थान भी बताना चाहिए था। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं इस प्रकार के युद्धों को लेकर के कितने बार हुआ, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रमाणिक साक्ष्य मौजूद नहीं। माना जाता है कि बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे लिख दिया गया है चारणों के द्वारा से पृथ्वीराज चौहान को दिखाने के लिए कि उन्होंने कई बार पराजित किया था युद्ध थे, लेकिन हकीकत था कि 2 बार युद्ध हुआ था। कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, कहते हैं कि गौरी जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए पहली बार गुजरात
इससे रास्ता को चूज करता है गुजरात के रास्ते, और गुजरात उसमें शासन था चालुक्य वंश का, और चालुक्य वंश का शासक था भीमदूती। और मैंने बताया था कि भीमदूती के ऊपर गौरी आक्रमण करता है और हार जाता है। कौन हार जाता है? गौरी हार जाता है। तो ये असफल हो जाता है उसके भारत में प्रवेश को लेकर के। फिर गौरी दूसरा मार्ग चुनता है पंजाब के रास्ते। गौरी दूसरा मार्ग चुनता है भारत में प्रवेश को लेकर के, और वो चुनता है पंजाब के रास्ते। ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह जो युद्ध होता है 1178 में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंजाब के रास्ते आगे बढ़ता है 1186 में। यहां का शासक था मलिक खुसरो। मलिक खुसरो को गौरी पराजित कर देता है। पंजाब से आगे बढ़ता है तो जगह पड़ता है तबर हिंद, जिसे आज हम लोग बोलते हैं सरहिंद। सरहिंद तक गौरी आ जाता है। ये 1191 की बात है। जब सरहिंद तक गौरी पहुंच जाता है पंजाब के रास्ते से होते हुए, तब पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि अब गौरी दिल्ली के ऊपर अटैक करेगा, आगे बढ़ेगा दिल्ली को लेने के लिए। और चूंकि दिल्ली जीतने के लिए पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था, अजमेर वाला क्षेत्र, उसे जीतना जरूरी था। पृथ्वीराज चौहान अब अपनी सेना लेकर के पहुंचता है। दोनों के बीच यहां से सेना चलती है। इधर पृथ्वीराज चौहान ध्यान रखिए। तबर हिंद के बाद किस रास्ते से आता है गौरी? पंजाब से होते हुए सरहिंद होते हुए आगे बढ़ता है। तब गौरी पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि गौरी अब दिल्ली को जीतने वाला है। तब पृथ्वीराज चौहान 1191 में ही, ध्यान रखिएगा, इसी समय पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि दिल्ली बढ़ेगा। अब पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर के पहुंचता है तराइन के मैदान में। कहां है? हरियाणा के करनाल में। 1191 में ही गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजित हुआ। इसमें कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से घायल हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज की जो चौहान की जो सेनाएं थी, युद्ध जब जीत गए तो वो उसी उत्साह में हो गए। गौरी की सेनाएं बड़ी आसानी से पीछे हट गई, पीछे हटते हुए पहुंच गई मुल्तान। अगर चाहता पृथ्वीराज चौहान तो पीछा करता, लेकिन उसने पीछा भी नहीं किया। बड़ी इजी वे में वो वापस चला जाता है, यहां से लौट जाता है। पृथ्वीराज चौहान यहीं पे अस्थायी हो जाता है, यानी कि युद्ध करने के बाद ये बस युद्ध मैदान में ही उत्साह मनाना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि इसी जो है कि युद्ध में, तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है, तो युद्ध में गौरी पराजित हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था, नाम याद रखिएगा, जिसका नाम था गोविंद राज। यह मारा गया था। पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीतने के बाद मजबूत स्थिति में आ गया था। गौरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान जरा सा भी दूरदर्शिता दिखाता तो गौरी की सेनाओं को वापस जाने ही नहीं देता, छेक करके घेर करके मारा जा सकता था। लेकिन गौरी की सेनाएं बड़ी आसानी से, एक होता है कि युद्ध के मैदान से बुरी तरीके से भागना, लेकिन गौरी की सेनाएं इजी वे में भागी क्योंकि इनकी सेनाएं अस्थायी हो गई। इसके बाद बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद पूरी तरीके से निश्चिंत हो गया। उसे लगा अब हमने मेन आक्रमणकारी को हटा दिया, अब कोई आक्रमण होने वाला नहीं है। और इस दौरान पृथ्वीराज चौहान सुरा और सुंदरी में व्यस्त हो गया, सुरा और सुंदरी में डूब गया। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमी थी, कई राजकुमारियों के अपहरण के लिए ही उसने युद्ध लड़ा। इस मामले में पृथ्वीराज चौहान का जो चरित्र है बहुत ही खराब है, ध्यान रखिएगा। सुरा सुंदरी में डूबने के बाद वो सारी चीजों को भूल गया, इसी में मस्त रहा, दारू और लड़की। इस बीच गौरी अपने को शक्तिशाली करता है और 1 साल बाद 1192 में पुनः तबर हिंद होते हुए तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध होता है और इस द्वितीय युद्ध में इस बार पृथ्वीराज चौहान अपने कमियों के वजह से युद्ध हार जाता है।
पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाता है और इस समय पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था खांडे राव। यह मर जाता है, वीर गति को प्राप्त करता है, वीर गति को प्राप्त करता है। प्रथम वाले युद्ध में क्या था? गोविंद राज। नाम याद रखिएगा, नेट, जेआरएफ और बाकी के एग्जामों के इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पृथ्वीराज चौहान का तराइन के द्वितीय युद्ध में सेनापति खांडे राव, प्रथम युद्ध में गोविंद राव। और मैं बता दूं कि इन दोनों युद्धों में बाकी के जो राजपूत राजा रहे पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देते हैं। कारण वही था, सुरा और सुंदरी वाला ही सूस्त। चारित्रिक रूप से जो छवि थी पृथ्वीराज चौहान की, उस वजह से राजपूत जो सामंत थे, राजा थे, वो नाराज रहते थे, इस वजह से इसका साथ नहीं दिया गया। तो खांडे राव इसमें मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब कहते हैं कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इस युद्ध ने ही भारतीय भूमि में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, प्रशस्त कर दिया था। ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी पूछता है, ये कौन से युद्ध में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया? तराइन के द्वितीय युद्ध। अब सवाल उठता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध और पृथ्वीराज चौहान, कई सारे बातें अलग अलग जगहों पे की गई है। जैसे अभी पृथ्वीराज मूवी आई थी, उसमें बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले जाया जाता है मुल्तान, उसको अंधा बना दिया जाता है और अंधा होते हुए भी वह गोरी को मार देता है। कुछ जगह बातें होती है कि युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है, कुछ होता है उसको कैद कर लिया जाता है, बाद में मारा जाता है, कुछ होता है, अलग अलग तरीके की बातें। आइए ऐतिहासिक नजरिए से हम लोग तथ्यात्मक दृष्टि से देख लेते हैं। देखिए, हमीर महाकाव्य में कहा गया है, हमीर महाकाव्य में कहा गया है कि इसे कैद करके मरवा दिया गया। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया कि अजमेर में बंदी बना लिया गया, यानी उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। फिर मिनहाज उस सिराज में कहा गया कि यह युद्ध स्थल से भागता है, इन युद्ध के मैदान से घायला अवस्था में ये भागता है यहां से। तो युद्ध स्थल से भागते हुए यह भागता है, ऐसे करके भागता है और सिरसा में पकड़ लिया जाता है, और यही कथन जो है कि फरिश्ता भी कहता है कि युद्ध स्थल से भागते हुए पृथ्वीराज चौहान को, यही कथन कहता है, यानी फरिश्ता इस कथन की पुष्टि करता है, सामान्य मान्यता क्या है, यानी प्रामाणिक मान्यता क्या माना जाता है? तो कहते हैं कि युद्ध स्थल से भागते हुए इन्हें पकड़ा गया, युद्ध स्थल से भागते हुए गिरफ्तार किया गया और इसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान रखिए, आज जो प्रामाणिक तथ्य है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि गिरफ्तार किया जाता है युद्ध स्थल से भागते हुए, और गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद यह अधीनता को मान लेता है, गोरी की, सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है, सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अच्छा, इसके प्रमाण क्या है? किस आधार पर इतिहासकार पहुंचने का अधीनता स्वीकार कर लिया? क्योंकि कहा गया कि इसके बाद एक सिक्का मिलता है इसका, इस सिक्का पे एक तरफ पृथ्वीराज लिखा था और दूसरी तरफ लिखा था मोहम्मद शाम। ये शाम उसका टाइटल था, दिखाया गया है कि ये शाम के बादशाह का सामंत, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है। कहते हैं कि अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ समय के लिए। बाद में पृथ्वीराज चौहान विद्रोह करता है, जब विद्रोह करता है तो उसे मार दिया जाता है। तो कुछ समय अधीनता स्वीकार करने के बाद, कुछ समय अधीनता स्वीकार करने के बाद ही वह षड्यंत्र करने लगता है,
करने लगता है और इसी कारण उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये आज जो प्रमाणिक माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे होती, माना जाता है बंदी बनाने के बाद अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसके राज उसको सौंप दिए जाते हैं कि गौरी के अधीनता में शासन चलाए। सिक्का चलता है, सिक्का उसका प्रमाण है कि एक तरफ पृथ्वीराज, दूसरी तरफ मोहम्मद शाम लिखा है, जो गौरी का जो है कि एक प्रकार का टाइटल था, शाम बोला जाता था उस दिन, मुल्तान के शासक जो प्रमुख था उसको बोला जाता था। और कहते हैं बाद में पृथ्वीराज चौहान कुछ ही समय बाद फिर से षड्यंत्र करना शुरू करता है, इसकी जानकारी होती है तो इसकी हत्या करा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई शासक बनता है कि नहीं, तो इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उसके बाद उसका पुत्र कुछ समय तक शासन करता है, जो यह भी प्रमाणित करता है, ये तथ्य भी प्रमाणित करता है कि उसने गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसके हत्या करने के बाद उसके पुत्र को शासक बना दिया गया था कुछ समय के लिए। देखिए सॉरी, उसके भाई को पृथ्वीराज की हत्या के बाद, पृथ्वीराज की हत्या के बाद उसके भाई हरिराय को, सॉरी पुत्र नहीं, भाई हरिराय, हरिराय को शासक बना दिया गया और अंततः 1194 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूर्णतः अधिकार अपने अधिकार में लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूर्णतः अपने अधिकार में ले लिया गया, अपने अधिकार में ले लिया गया। तो ये तो हो गया पृथ्वीराज चौहान। कुछ तथ्य थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। इतिहास मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो युद्ध हुआ, चौहान और गौरी के बीच जो भी युद्ध हुआ, वो युद्ध एक्चुअल में क्या था, सत्ता प्राप्ति। ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। और मैंने ये भी प्रमाणित किया कि धर्म युद्ध इस तरीके से भी नहीं था कि जब जयचंद की बात आती है तो जयचंद पुत्री संयुक्ता के अपहरण को लेकर के बात किया जाता है, तो धार्मिक रूप से ये चीजें मान्य भी नहीं है। तो हम किसी भी युद्ध को एक्चुअल में धर्म युद्ध के रूप में नहीं परिभाषित कर सकते कि ये धर्म युद्ध चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था, अजमेर और दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र का शासन था, पूरा भारत में उसका शासन वो भी नहीं था, न तो पूरा उत्तर भारत में शासन था। तो ये भी नहीं कह सकते कि एक प्रकार से राष्ट्र युद्ध था, क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना अभी यहाँ पे नहीं आई थी। सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था, अधिकारों को लेकर के जो पावरफुल होता था, राजतंत्र था, वो अधिकार करता था, जो कमजोर होता था उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता था। तो ये रहा पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई था। तो उसके बाद उसका भाई हरिराय, उसके बाद उस सल्तनत को मिला लिया जाता है। तो राजपूत काल यहां समाप्त हो जाता है। दो राजपूत और बचे हुए राजपूत वंश, एक पाल वंश मैंने बताया था त्रिकोणीय संघर्ष के दौरान, ये हालांकि गुप्तोत्तर काल के बाद का ही, इसके हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और इसी प्रकार कश्मीर का जो इतिहास है उस पर भी हम लोग देख लेंगे राजतरंगड़ी के हिसाब से। तो एक लेक्चर में या दो लेक्चर में ये हो जाएगा, एक लेक्चर में ये हो जाएगा, कोशिश करेंगे। एक वंश हो रहेगा सेन वंश। पाल वंश के बाद अगला जो शासन होता है सेन वंश का होता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे ताकि पूरा प्राचीन इतिहास को हम लोग अच्छे तरीके से एक एक चीजों को समेटेंगे, खत्म कर लेंगे। तो कंप्लीट प्राचीन इतिहास हम लोगों का लगभग 160 से ज्यादा लेक्चर हो जाएगा, 160 प्लस लेक्चर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी गहराई में हम लोग प्राचीन इतिहास को समझे। बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें, जो अवधारणाएं हैं, दूसरे से वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से इतिहास समझा जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक हम लोगों ने समझा है। ये सारे लेक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं। राजपूत काल का लेक्चर पब्लिक है, आप लोग जान रहे हैं। तो जो लोग पूरा प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहते हैं वो मिनिमम फी पे करके 1499 ये पे करके पूरे प्राचीन इतिहास की वीडियो, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास, राजपूत काल, अभी और भी आगे चीजें पढ़ाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, वो जितना भी प्राचीन इतिहास में पढ़ाएंगे वो सब आपको इतने में मिल जाएगा। और ये लेक्चर आपको हमेशा के लिए मिलेगा। इसमें कोई वैलिडिटी का ऑप्शन नहीं रहेगा, व्यू का ऑप्शन नहीं रहेगा, कितनी बार देखना है, इतनी बहने देखना है, कितने लिमिट तक आप ले लीजिए, देखिए जी भर के, जब तक चाहे तब तक देखिए, दिखाइए लोगों को। जिससे भी ज्वाइन करना है, कुछ करना नहीं है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9695268201। बस लिख देना है कि मुझे सर एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लास चाहिए। आप फी पे करेंगे, आपको तुरंत क्लास दे दिया जाएगा। तो जो लोग भी इतिहास को लेकर के थोड़ा सीरियस हैं, संवेदनशील हैं, वो इतिहास को ज्वाइन करें। न केवल प्राचीन इतिहास बल्कि मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आज़ादी के बाद भारत,
और उसके बाद कला संस्कृति, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। एक अलग लेवल की इतिहास हम लोग पढ़ेंगे अलग तरीके से। इसको पढ़ने के बाद आपको इतिहास के कोचिंग की आवश्यकता पूरी तरीके से हो जाएगी समाप्त। बार बार आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप नेट जेआरएफ करिए या मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्री की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास की फिर कोचिंग की जरूरत आपकी समाप्त हो जाएगी। एक बार पढ़ लीजिए, मस्त हो जाएंगे। सिर्फ नोट्स, अगर मेरे नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर।